तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि रात के घने अंधेरे में चमकने वाले वो लाखों टिमटिमाते तारे जैसे ही सूरज निकलता है अचानक से गायब कहाँ हो जाते हैं? मतलब सच में वो जाते कहाँ हैं? हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा, है ना? खैर, इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही सिंपल है। इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपने एक कागज में सुई से छोटे छोटे छेद किए और उसे एक जलती हुई टॉर्च के ऊपर लपेट दिया। अब अगर आप एक अंधेरे कमरे में उस टॉर्च को दीवार पे मारेंगे तो वो छेद बिल्कुल तारों की तरह चमकेंगे। लेकिन जैसे ही आप कमरे की मेन लाइट्स ऑन करेंगे, वो सारे चमकते बिंदु पल भर में गायब हो जाएंगे। बस बिल्कुल यही हमारे ब्रह्मांड में भी होता है। तारे कहीं छिपते नहीं हैं, बल्कि हमारे सूरज की रोशनी इतनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि दिन के उजाले में वो हमें दिखाई ही नहीं देते। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर और बहुत एक्साइटिंग है। हम अपने घर की छत या आंगन से दिखने वाले रात के आसमान से शुरुआत करेंगे और फिर सफर करेंगे ब्रह्मांड के उस अकल्पनीय छोर तक जिसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी सच कहूं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो चलिए हमारे सिर के ठीक ऊपर मौजूद इन रहस्यों को डिकोड करते हैं। फटाफट आज के सफर की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रात के आकाश की, फिर समझेंगे तारे और ग्रहों को, उसके बाद चलेंगे हमारे सौर परिवार की ओर, फिर वापस अपनी पृथ्वी और उसके साथे पर, और आखिर में क्षुद्र ग्रह से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक की एक बड़ी छलांग लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, रात का आकाश, तारामंडल और दिशा निर्देशन। अब अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें तो इंसानों ने आसमान की इस पूरी अव्यवस्था में, इस बिखराव में कुछ जानी पहचानी आकृतियां ढूंढने की कोशिश की। तारों के इन्हीं समूहों को हम तारामंडल कहते हैं, और ये इमेज इस बात को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। ये जो सप्तऋषि है ना, ये 7 तारों का एक बहुत ही फेमस समूह है जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आप इसके इन 2 संकेतक तारों को जोड़ते हुए एक इमेजिनरी लाइन खींचें और उसे आगे बढ़ाएं तो वो सीधे जाकर एक बहुत ही चमकीले तारे पर रुकती है। इसे कहते हैं ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार। सबसे कमाल की बात यह है कि ये तारा आसमान में अपनी जगह कभी नहीं बदलता और एकदम सटीक उत्तर दिशा बताता है। जरा सोचिए, बिना किसी कंपास या जीपीएस के हमारे पूर्वज सिर्फ तारों को देखकर रास्ता निकाल लेते थे। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, तारे और ग्रह, ब्रह्मांडीय अंतर। आसमान में हमें जो भी चमकता हुआ दिखता है वो सब एक जैसा नहीं होता। हमें पता होना चाहिए कि हम असल में देख क्या रहे हैं। मेनली ये 2 तरह के होते हैं। एक तरफ है तारे। तारे बहुत बहुत ही विशाल होते हैं, एकदम खौलती हुई गैसों से बने हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी अपनी खुद की ऊष्मा और रोशनी होती है जो ये लगातार बाहर फेंकते रहते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारा सूरज भी असल में एक तारा ही है। दूसरी तरफ होते हैं ग्रह। ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी या गर्मी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ तारों की रोशनी से ही चमकते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अंग्रेजी का जो शब्द है ना प्लैनेट, वो ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से आया है और उसका मतलब ही होता है चारों ओर घूमने वाले मुसाफिर। तो ग्रह बेसिकली तारों के इर्द गिर्द घूमने वाले मुसाफिर ही तो हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। भाग 3, हमारा सौर परिवार, एक परिचय। अब जब हम तारे और ग्रह का फर्क समझ चुके हैं तो चलिए सूरज के अपने पर्सनल परिवार से मिलते हैं। इस परिवार का बॉस सूरज ही है और उसका जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी वो जादुई गोंद है जिसने इन 8 ग्रहों को एक साथ बांध कर रखा हुआ है, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। ये सारे ग्रह एक फिक्स रास्ते पर सूरज का चक्कर लगाते हैं, और हाँ, ये रास्ते एकदम गोल नहीं है बल्कि थोड़े फैले हुए अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार हैं जिन्हें हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। दूरियों की बात करें तो सूरज हमारी पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी जरा स्पीड देखिए। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार से चलकर सूरज की रोशनी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है। हमारे सौरमंडल की जो बनावट है ना, वो बहुत ही गजब तरीके से बटी हुई है। इसे हम 2 साफ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले आते हैं आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूरज के बहुत करीब हैं और एकदम ठोस चट्टानों से बने हैं। इसके बिल्कुल उलट अगर आप क्षुद्र ग्रह पट्टी के पार जाएंगे तो आपको मिलेंगे बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट्स, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूरज से बहुत दूर हैं, साइज में बहुत ही विशाल हैं और मेनली गैसों और लिक्विड से बने हैं, मतलब
ठोस जमीन से लेकर गैस के इतने बड़े गोलों तक का ये जो डिफरेंस है ना, ये वाकई हैरान करने वाला है। आउटर प्लैनेट्स के बारे में एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। हमें अक्सर लगता है कि ये जो खूबसूरत छल्ले या रिंग्स होते हैं ये सिर्फ शनि ग्रह के पास हैं, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बृहस्पति और यूरेनस के चारों तरफ भी ऐसे ही छल्ले मौजूद हैं। ये छल्ले असल में हैं क्या? ये स्पेस में मौजूद अनगिनत छोटे छोटे पिंडों और मलबे की पट्टियां हैं। और अगर आपके पास एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप हो तो आप इन्हें सीधे पृथ्वी से भी देख सकते हैं। कुछ ग्रहों की अपनी अलग ही खासियत होती है। जैसे बुध ग्रह को ही ले लीजिए, ये सूरज के सबसे ज्यादा करीब है तो इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। वहीं शुक्र ग्रह, इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जुड़वां क्यों? क्योंकि शुक्र का साइज और शेप दोनों काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। और हाँ, प्लूटो का तो आपको याद ही होगा, अगस्त 2006 में एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके बाद से प्लूटो को एक ग्रह की लिस्ट से हटाकर बोना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। चलिए अब वापस घर चलते हैं। भाग 4, पृथ्वी और चंद्रमा, नीला ग्रह और उसका साथी। इतने बड़े स्पेस की सैर करने के बाद आइए अपना पूरा फोकस वापस अपनी पृथ्वी पर लाते हैं। ये तो हम सब मानते हैं कि इस पूरे सौर परिवार में हमारी पृथ्वी बिल्कुल यूनिक है, लेकिन इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है पृथ्वी का असली आकार। हम बचपन से ग्लोब देखते आए हैं और सोचते हैं कि पृथ्वी एक परफेक्ट गोल गेंद जैसी है, लेकिन एक्चुअल में ये ऊपर और नीचे यानी ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। और इसी स्पेशल शेप को भूआब या जियोइड कहते हैं। इसका मतलब ही होता है पृथ्वी के जैसा आकार। ये पूरे ब्रह्मांड में अब तक की इकलौती ऐसी जगह है जहां जीवन है, पानी है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। और क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका है, इसीलिए स्पेस से देखने पर ये एकदम नीली दिखाई देती है। हमारा खूबसूरत नीला ग्रह 3,84,400 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो एक्चुअल दूरी है जो हमारे और हमारे इकलौते नेचुरल सैटेलाइट यानी चांद के बीच में है। जब हम चांद को देखते हैं तो वो हमें काफी बड़ा लगता है, क्योंकि स्पेस की बाकी चीजों के मुकाबले वो हमारे सबसे करीब है। लेकिन फिर भी देखिए वो हमसे कितना दूर है। इस एक नंबर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रह्मांड सच में कितना विशाल है। चांद के बारे में एक बड़ा ही मिस्टीरियस सवाल है। हमेशा हमें चांद का सिर्फ एक ही चेहरा क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब इसकी मूवमेंट में छुपा है। देखिए, चांद को हमारी पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 27 दिन लगते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? उसे अपनी खुद की धुरी यानी अपने एक्सिस पर घूमने में भी एग्जैक्टली 27 दिन ही लगते हैं। ये जो परिक्रमा और घूमने का परफेक्ट तालमेल है ना, इसी वजह से चांद का हमेशा एक ही हिस्सा हमारी तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा हमसे छिपा रहता है ना अमेजिंग? और अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। भाग 5, क्षुद्र ग्रह से ब्रह्मांड, एक विशाल पैमाना। ग्रहों से और आगे निकलें तो हम देखते हैं कि स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं है। वहाँ बहुत सारा चट्टानी मलबा भी तैर रहा है। इन्हें हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। एक होते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। ये अनगिनत छोटे छोटे पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक पट्टी में घूमते रहते हैं। माना जाता है कि ये उन ग्रहों के ही बचे हुए टुकड़े हैं जो लाखों साल पहले किसी धमाके में टूट गए थे। दूसरी तरफ होते हैं उल्का पिंड या मीटियोरॉइड्स। ये सूरज का चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी ये टुकड़े पृथ्वी के इतने करीब आ जाते हैं कि हमारे वायुमंडल में घुस जाते हैं और हवा के साथ फ्रिक्शन या घर्षण की वजह से ये इतनी तेजी से जलने लगते हैं कि आसमान में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठती है, जिसे हम अक्सर बड़ी खुशी से टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो असल में यही उल्का पिंड होते हैं। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह जाएं जहां प्रदूषण बिल्कुल न हो और रात को एक साफ खुले आसमान को देखें, तो आपको आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक एक चौड़ी, सफेद और चमकती हुई पट्टी दिखाई देगी। ये क्या है? ये लाखों करोड़ों तारों, गैसों और बादलों का एक विशाल समूह है। इसे ही हम कहते हैं आकाशगंगा या मिल्की वे। हमारा यह पूरा सौरमंडल इसी विशाल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है। पुराने जमाने में हमारे यहाँ इसे आसमान में बहने वाली रोशनी की एक नदी माना जाता था और इसीलिए इसे नाम दिया गया आकाशगंगा। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर आपको इस यूनिवर्स में अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। स्टेप 1, हमारी पृथ्वी। स्टेप 2, पृथ्वी हिस्सा है हमारे सौरमंडल का। स्टेप 3, ये पूरा सौरमंडल हिस्सा है हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का।
और फाइनली स्टेप 4, ये मिल्की वे हिस्सा है इस अनंत ब्रह्मांड का। आप इस डायग्राम को देखिए। इन गोलों के अंदर गोले या संकेंद्रित वृत्तों को देखकर आप ब्रह्मांड की विशालता को फील कर सकते हैं। हमारा यूनिवर्स इतना इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी हमारे दिमाग के बाहर की बात है। सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही करोड़ों तारे हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। जब आप इस स्केल को समझते हैं तो सच में सब कुछ एकदम बदल सा जाता है। अब इस पूरे सफर के बाद ये जानकर कि इस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं और हर एक में अनगिनत तारे और ग्रह हैं, एक सवाल दिमाग में गूंजता है। इस अनंत, कभी खत्म न होने वाले चित्र में हम और आप वास्तव में कहाँ फिट बैठते हैं? अगर देखा जाए तो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी एक विशाल समुद्र में रेत के एक छोटे से कण से भी छोटी है, लेकिन फिर भी इस पूरी जान पहचान वाली दुनिया में यही वो इकलौती जगह है जिसे हम अपना घर कह सकते हैं। तारों से दिशा ढूंढने से लेकर आकाशगंगाओं को समझने तक का हमारा ये सफर इस रहस्यमय ब्रह्मांड को जानने की हमारी कोशिश का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखेंगे तो यकीनन आपका नजरिया कुछ अलग होगा, है ना? इसी सवाल और इसी सोच के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही नई चीजें खोजते रहिए और सीखते रहिए।